जैसे कि पहले ही हम सब ने देखा था, आइडिस एक घुड़ेद बंदे से मिलता है जिसने आइडिस को किडनैप कर लेता है उसी ग्रीन हेयर बंदे के लिए। इसके बाद ग्रीन हेयर बंदे आइडिस को लेकर भाग रहे थे कि हो चुका है, हमारा जो इंपॉर्टेंट गोल था उसे हमने हासिल कर लिया, हमें किसी तरीके से इस किंगडम को छोड़कर भागना होगा। और मनी में सोचता है हमने जिस बोटमैन को हायर किया तो अभी वेट कर रहा होगा हमारे लिए, मुझे सिर्फ किसी तरीके से इस किंगडम से निकलकर बेस किंगडम में जाकर छुपना होगा। उसके बाद किसी तरीके से आर्नो को मारकर ड्रैगन पिन हासिल करके पूरी दुनिया पे राज करूंगा मैं। और ये सब सोचते हुए नाव में बैठकर कहता है जल्दी चलो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। मगर सामने जो बोटमैन था वो एकदम शांत बैठा था और कुछ समय बाद कहता है तुम्हें पहले मुझे पे करना होगा। ग्रीन हेयर वाला बंदा भी कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर आने से पहले 7 कॉपर पे किया था, क्या तुम अभी इस बात से मना कर रहे हो? मगर सामने से बोटमैन उसी बात को दोहराता है जो सुन के ये गुस्से में आ जाता है कि कमी ने कह के पीछे मेरे लोग पड़े हैं, तुम इस तरीके का गेम खेल रहे हो मेरे साथ। और सामने से ये चेहरा घुमाते हुए कहता है मेरे कहने का मतलब दूसरी दुनिया जाने का रेंट तुमने अभी तक पे नहीं किया। जो देखकर इन तीनों का मुंह निकल जाता है कि आर्नो एटम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद सभी के चिल्लाने का आवाज दिखाया जाता है हमें। इसके बाद एक सपना है जहाँ पर ये बेसमैन ग्रीन हेयर बंदे को कहता है मुझे पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो और तुम चाहो तो उन सभी को तुम मार सकते हो, मगर तुम खुद को हेस्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि तुम लोगों के बीच अकेले खड़े होने के लिए नहीं बने हो। और उसी वक्त इसके ऊपर पानी पड़ता है तो ये भी जाग जाता है और सामने से आर्नो कहता है और देखो किसने अपने सुनहरे आंखों को खोल लिया, मैं काफी देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था और कैसा रहा गली के बॉस बन के रहना। और तुम ड्रग बेचो या जो भी करो, मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता जस्टिस को लेकर। मगर तुमने एक गलती कर ली, तुमने 2 बार मेरी प्रेशियस बेटी को हाथ लगाने की कोशिश किया जो मेरे जान से भी ज्यादा महंगा है। इसलिए मरने से पहले क्या तुम्हारा कोई आखिरी विषय? जो सुनकर आइडिस भी क्यों कुछ बोलती है, जो सुनकर आर्नो भी कहता हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं इसे नहीं मारने वाला, सिर्फ डरा रहा था। इसके बाद आर्नो फिर से कहता है मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया, तुम कोई साधारण बंदे नहीं हो, बीस किंगडम के एक नोबल हो, हाइस के दूसरे बेटे। और मैंने ये भी सुना है कि तुम सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई हेस्टर को भी मारने की कोशिश किए हो और तुम्हारे ऐसे हालात होने का जिम्मेदार तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बुरा होने के साथ तुम यूजलेस और बेवकूफ भी हो कि तुमने मेरी बेटी को चुराने की कोशिश किया। इसलिए आकर तुम्हारे साथ जो भी होगा इसके लिए तुम तैयार रहना। जो सुन के ग्रीन हेयर वाला भी मुस्कुराता है, जोर जोर से हंसने लगता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ड्रैगन इम्पल्ट हासिल करता हूं तो आसान नहीं होगा, फिर भी मेरे जैसे बेवकूफ भी कभी बिना किसी प्लान के अकेला ट्रैवल नहीं करेगा। इसलिए मैंने पहले ही अपने बॉडी में एक ओप डाला है और ये मेरे एक स्पेल से ब्लास्ट होगा और ये तब पावरफुल है कि मेरे साथ तुम्हारा भी नाम इस दुनिया से मिटा देगा। जो सुनकर अर्नब भी कुछ कहने की कोशिश करता है मगर ग्रीन हेयर बंदा कहता है अभी बहुत लेट हो चुका है, तुमने मुझे जाकर सबसे बड़ा गलती कर दिया, अभी मेरे साथ तुम भी मरोगे। और ये कहकर अपने स्पेल यूज करता है और समुद्र के बीच से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जो देखकर ये पूरी तरीके से हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी वक्त अर्नब फिर से कहता है मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गया कि मुसीबत में पड़ते ही तुम अपने मुंह से अलग अलग तरीके का ओर्ब निकालते हो। और इसका इन्फॉर्मेशन आइडिस ने पहले ही दिया था कि ग्रीन हेयर बंदे के पेट में एक ओर्ब है जो खुद से ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आर्नो इसके बेहोश होते ही इसके पेट से सभी ओर्ब निकलकर समुद्र में फेंका था। और आर्नो कहता है तुम इतने बेवकूफ होने के बाद भी एक डिसेंट एक्सप्रेशन तैयार किया है, इसका क्रेडिट मुझे तुम्हें देना होगा। और एक कहावत है ना, जो भी करना है 100% करना है। तो मुझे जानना है कि तुमने क्या अपने बॉडी में और भी कुछ छुपा के रखा है। इसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी के सभी ऑर्गन बाहर निकल कर चेक करना होगा। अच्छे बच्चे की तरह अपने आंखें बंद करो। और इसके बाद हमें ग्रीन हेयर बंदे के चिल्लाने का आवाज देखा जाता है कि मुझे माफ कर दो ड्यूक आर्नो, और आइडिस के होने की वजह से आर्नो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद इंपेयर पैलेस में जहाँ पर किंग कहता है कि उसने अकेले इन सभी को पकड़ लिया। पीछे से ये सर्वेंट भी हमें जवाब देता है तो किंग फिर से कहता है आई विश कि उसने हमसे मदद लिया होता। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम लोग यूजलेस हैं, मगर जो भी उसने अपने कंट्री को बचा इसके लिए हमें उसको प्रॉपर रिवॉर्ड देना चाहिए, आइडिस और आर्नो को। और इसलिए इन दोनों को इन्विटेशन भेजो मेरे नाम से, मैं इनके सभी विश को पूरा करूंगा। और अगले समय आइडिस का हाथ में एक सिगरेट स्टोन था जो देखकर आइडिस भी सोचती है ये स्टोन मुझे ग्रीन हेयर बंदे के पेट से मिला जो मैंने अलग से रख लिया था। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ओरिजिनल स्टोरी में पढ़ा था कि ये स्टोन वेदर को भी चेंज कर सकता है, जो ब्रिज के लिए इंपॉर्टेंट सीक्रेट स्टोन में से एक है। मगर ये ग्रीन हेयर बंदे के पास कैसे आया और क्या सच में ग्रीन हेयर बंदा हिटर के पीछे का असली मास्टरमाइंड था? क्योंकि ओरिजिनल कहानी में ये ग्रीन हेयर बंदा और ये पानी के कलर का फॉक्स ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं था। मगर उससे वो करके रियलाइज करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में इसने इसी तरह की कहानियां और ड्राइंग बनाया करती थी। इसके बाद अगले समय इंपीरियल पैलेस में आइडिस बैठकर पुडिंग खाते हुए सोचती है कि ये काफी डिलीशियस है। जो सुनकर अर्नो भी इस बारे में पूछता है तो आइडिस भी कहती है हाँ ये काफी डिलीशियस है, हमारे घर के पुडिंग भी बहुत ही बढ़िया है, मगर यहाँ के पुडिंग में थोड़ा सा विलेन फ्लेवर है जो मुझे काफी पसंद है, काश मैं ये घर ले जा पाती। जो सुनकर दूसरी तरफ अर्नो रस्सी लेकर बैठा था शेफ को पकड़ने के लिए, मगर उसी वक्त आइडिस ये कह के बचा लेती है कि और कि मैं जब से इंपीरियल पैलेस विजिट करने आ सकती हूँ इसके लिए, और क्या हमारे राजा से मिलने से पहले हिस्टर से मिलना सही रहेगा। जो सुनकर आर्नो भी कहता है तुमने सही कहा, मगर इस पर हम मिल सकते हैं तुम्हारे अचीवमेंट के लिए। और वैसे भी आर्नो अपने बेटू के बातें से राजा का सिर खा लेता है हमेशा। जहाँ पर आर्नो कहता है क्या तुम्हें पता है अगर कोई बंदा कई दिनों से सोया हुआ है इसका मतलब वो मौत के एक कदम करीब है। और कहा जा रहा था क्या ये बढ़िया नहीं है कि हम ही पहले है जो उससे नेगोशिएशन करने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि वो कोई बेवकूफ है जो हमारी बातें समझेगा नहीं। उसी वक्त बाहर से कोई कहता है कि हाइडन किंगडम से 11वां रूलर हेस्टर पधार रहे हैं।
और अंदर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए यही बातें कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हेस्टर रू हाइडेंट किंगडम के रूलर, मगर उससे पहले मुझे माफी मांगने दो ग्रीनर बंदे ने जो भी इंसिडेंट्स घटाया है आपके किंगडम में, और इस नुकसान की वजह से आप जो भी ऑफर करेंगे नेगोशिएशन में हम उसको मानने के लिए तैयार है। मगर उससे बाकी नोटिस करती है आइरिस के ऊपर कि इस बच्चे से मुझे कुछ अलग एनर्जी महसूस हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये सोचकर अपने सिर को नीचे झुकाता है कि ये जरूर वही ड्रैगन बच्चे होगी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और ये बहुत ही सम्मान की बात है कि इसके साथ मैं सामने से मिल रहा हूँ, और कहता भी है कि वो ग्रीन हेयर कमी ने इस जैसे नाजुक सी बच्ची को चुराने की कोशिश किया है उसने, और ऐसे गुस्से में था जो देखकर आइरिस इसको शांत और अपने सिर उठाने के लिए कहती है। और इसके बाद हेस्टर ग्रीन हेयर बंदी के बैक स्टोरी के बारे में बताता है कि हेस्टर बहुत ही स्मार्ट बना था जिस वजह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था थ्रोन के लिए, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसका बिहेवियर भी पूरी तरीके से चेंज होने लगा, और ऐसा कि उसने अपने खुद के काइंड के ऊपर भी दया नहीं दिखाता जिस वजह से हम सब ने इसको इग्नोर करना शुरू किया। मगर मेरे एज सेरेमनी में उसने मुझे पॉइजन करने की कोशिश किया और उसका इंटेंशन रिवील होते उसको फैमिली से निकला गया, तब से हमने उसको नहीं देखा। मगर आज जाकर मुझसे उसके बारे में ये सब सुनने को मिला, उसका इंटेंशन जरूर ये रहा होगा कि एम्पायर को कमजोर करके उसको फोर्सफुली हासिल करना, मगर क्या फायदा भी उस सलाखों के पीछे है, और इसकी वजह से मैं फिर से अपने बीच किंगडम की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, और आपके जो भी नुकसान है उसका कंपनसेशन देने के लिए हम तैयार है। आइडियाज भी कहती है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जो हम दोनों को ही फायदा देगा, मगर इससे पहले मैं अपने किंगडम के सीजन स्टोन वापस लौटना चाहता हूँ जो मुझे ग्रीन हेयर बंदे से मिला, जो देखकर ये भी हैरान था कि ये स्टोन, मगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि हमारी फैमिली के अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। जो सुनकर आइरिस भी हर बार तो कहती है ये एक ड्रैगन स्टिंग है, जो सुनकर ये भी यकीन कर लेता है कि वो आपकी ये अंतर्दृष्टि है, और शायद मैंने सही सुना है कि ड्रैगन की बुद्धि का कोई सीमा नहीं है, और इसके बाद ये दोनों नेगोशिएशन करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद अगले समय कार्नो के ऑफिस में जहाँ पर आइरिस प्रोटेस्ट कर रही थी कि सभी बिस्टों को फ्री करो, जो देखकर कार्नो का मुंह तो लटका हुआ था कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्या तुम मुझे फिर से बता सकती हो। आइरिस भी कहती है मैंने पैलेस में जगह नेगोशिएशन किया है कि हम सभी बिस्टों को फ्री करेंगे, और इसके बदले हम बीस्ट किंगडम से ट्रेड कर सकते हैं, ये एक विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। जो सुनकर कार्नो भी कहता है इसका मतलब स्पेशल चीजें भी ट्रेड होगा, जो सुनकर आइरिस भी हमें जवाब देती है। तो कार्नो फिर से पूछता है तो इसके बदले हमें क्या फायदा होगा, आइरिस भी कहती है कुछ भी तो नहीं, जो देखकर कार्नो का तो ये नरमा चीख चीख कर कहता है पागल बच्ची तुम फैमिली हेड बन चुकी हो, और क्या ये सब यूजलेस चीजें कर रही हो, क्या तुम अपने फैमिली के साथ पूरे नेशन को ही डुबाना चाहती हो। जो देखकर आइरिस भी कहती है अंकल कार्नो शायद मुझे आइडिया लग चुका है कि आप क्या कहना चाहते हो, और ये भी कहती है क्या ये सच नहीं है कि हाइटेंड किंगडम के लोगों को बहुत ही सताया गया है, तो किसी न किसी को तो ये करना ही था। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सके, और अगर आपको इस बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हो क्योंकि सभी का ओपिनियन जरूरी है, और ऑफकोर्स मैसेज सुनूंगी इस बार कुछ करने नहीं वाली। जो देखकर कार्नो को आर्नो के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर बचपन में आर्नो ने कहा है कि तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। इसलिए कार्नो हार मान के कहता है तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम और तुम्हारी डैड का भी किसी की बात नहीं सुनते। जो सुनकर एरिस बहुत खुश हो जाती है कि इसका मतलब आप राजी हो चुके हैं अपने दिल से, मैं ये ऐसा कभी नहीं भूलूंगी। कार्नो भी कहता है किसने कहा कि मैंने अपने दिल का दरवाजा खोला है, मैं सिर्फ हार मान चुका हूँ तुमसे, और वैसे भी मैं बहुत ही जल्दी हाइप्रिस की पोजीशन छोड़ने वाला हूँ और किसी और को पास आउट करूंगा। और आइरिस के दिमाग में आता है अगर लुसेलिन हो तो ये बेहतर रहेगा। इसके बाद कार्नो कहता है बाहर कैरेस आ चुका है और मेरे पेपर वर्क खत्म होने से पहले टाइम पास के लिए तुम बुक पढ़ सकते हो, और शायद आज के दिन तुम्हारी ग्रैंड माँ विजिट करने आएगी। जो सुनकर आइरिस भी कहती है इसका मतलब मेरी डैड के मॉम। जो सुनकर कार्नो भी हाँ में जवाब देता है कि ये कल जल्दी में लिया हुआ डिसीजन है, इसलिए शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा, इसलिए शायद तुम्हें अजीब लग सकता है। अगर तुम्हें अपने ग्रैंड माँ से नहीं मिलना है तो मत मिलो। जो सुनकर आइरिस भी कहती है ऐसा नहीं है, और क्या आप मेरी ग्रैंड माँ के बारे में बता सकती हो, मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ तो वो किस तरीके का पर्सन है। कार्नो भी कहता है किस तरीके का पर्सन है वो, मेरे शायद सोबत कहने से अच्छा तुम्हारा खुद जाकर मिलना ही बेहतर रहेगा। उससे वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर ये बटलर कहता है मालकिन नाम आ चुके हैं, जो सुनकर ये भी उतरती है, और उसी समय दूसरी तरफ कार्नो कह जा रहा था कि खुद को तैयार कर लो क्योंकि तुम्हारे दादाजी के सामने खड़े होने का किसी का हिम्मत नहीं है, तुम्हारे दादाजी ड्यूक का भी नहीं। और ये भी अपने चश्मा उतारकर गंदा चेहरा बनाकर कहती है मेरे अलावा ये घर विधवा जैसे लग रही है। और इसके बाद हमें फैमिली के सभी मेंबर को दिखाया जाता है सिर्फ शायरन के माँ को छोड़कर, और सबसे आखिर में आर्नो और इनके 3 बच्चे, और हमें एक निशान देकर दिखाया जाता है कि आइरिस अडॉप्टेड है। इसके बाद हमें आइरिस का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस का असली ग्रैंडमा कहती है देखो इसे तुम किस तरीके से ऐसे एक शापित बच्चे पैदा कर सकती हो, ये दिखने से कितना अनलकी लगती है, एक मेरे पे एहसान क्यों नहीं करती, इसे कहीं पर छोड़ क्यों नहीं आती। और आइरिस सोचती है कि ऐसी थी उसकी असली दादी माँ जो लड़कों को पसंद करती थी, और आइरिस को सिर्फ एक ही वजह से हेट करती थी क्योंकि ये एक लड़की थी। और एवरी हॉलीडे में ये इतना घबरा जाती है कि इसका कई दिनों का नींद उड़ जाता है, क्योंकि दूर से ग्रैंडमा का घर देखना इसको अंदर से डरा देता है, क्योंकि अब सिर्फ ग्रैंडमा को फेस करना पड़ेगा, और इसे इस तरीके का फील होता है कि इस दुनिया में ये धूल के सिवाय कुछ नहीं है। और इसी बात को सोच रही थी कि अभी इस दुनिया में भी ग्रैंडमा का सामना करना पड़ेगा मुझे। और ये देखकर कार्नो भी कहता है तुम बहुत ही मुरझाई हुई लग रही हो, क्या तुम दादी माँ से मिलने की वजह से नर्वस हो। आइरिस भी कहते हैं हाँ मैं पहली बार मिली हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी एंग्शियस हूँ।
जो सुन के कान्नो भी कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ को प्यारी चीजों को लेकर बहुत ही लगाव है और तुम तो उसकी सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर हो। तुम्हें गिफ्ट देने के चक्कर में वो पूरी घर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और असलियत में माँ इसी मेंशन में फादर के साथ रहती थी, मगर किसी एक रीजन की वजह से माँ कई सालों से अलग से रहने लगी। और देख सकते हो जाने से पहले ये यूनिवर्सल मिशन को भी दिखाकर चली गई। मगर कान्नो कह जा रहा था कि जो भी हो, माँ हमेशा हम बच्चों के संपर्क में रहती थी और शायद तुम्हारे पास उनके वो मिलने के लिए आई होगी। और अभी ध्यान से सोचो तो माँ हमेशा एक ही बात को दोहराती थी। जो सुनकर एडिस भी इस बारे में पूछते हैं तो कान्नो भी कहते हैं बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह रहना चाहिए और बड़ों को हमेशा मेच्योर तरीके से। उससे वो इनको एक तेज साउंड सुन देता है जहाँ पर ग्रैंड मैन ड्यूक को कह रहा था कि तुम बेवकूफ बुड्ढे, तुमने जो किया इसके बदले तुम्हें असलियत में मर जाना चाहिए था। और अगर तुम्हें इतने मरने का शौक है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दफना कर आती हूँ। जो देखकर कान्नो तो पूरा डरा हुआ था कि लगता है माँ किसी बात को लेकर बहुत ही गुस्से में है। और उससे वो इनको फिर से ग्रैंड मैन का साउंड सुन देता है जहाँ पर ये कहती है कि आर्नो इटम तुम भी यहाँ पर आओ। जो सुनकर एडिस भी हिल जाते हैं कि डैड, और दूसरी तरफ ग्रैंड मैन कह जा रही थी कि ठीक है आज तुम सभी एक साथ मरोगे। इसके बाद महल के अंदर जाते हुए कान्नो कहता है माँ बॉन्ड के बारे में कह रही थी, शायद इसी वजह से वो आई होगी। और आइरिस कहता है तुम्हें ड्रैगन बॉन्ड और ड्रैगन पिन के बारे में कुछ भी मालूम है? आइरिस भी कहती है हाँ टीचर ने पढ़ाया था, ड्रैगन हमेशा अपने पेरेंट्स की तरफ एक लॉयल बॉन्डिंग रहता है। कार्नो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये इतना मजबूत है कि ये दो धारी तरवाल जैसा है जो पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि ये बॉन्ड सिर्फ इमोशन कनेक्शन नहीं, सोल को भी जोड़ता है, जिस वजह से ड्रैगन अपने पेरेंट्स के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। और इसी वजह से ड्रैगन माइंड अगर कॉर्पोरेट या अनस्टेबल हो गए तो यही लॉयल्टी किसी और डायरेक्शन में मोड़ लेगा। और इसी को फॉलन ड्रैगन कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के खिलाफ चला जाता है। उस वक्त वो किसी का भी बात नहीं मानते, ऐसे कि अपने पेरेंट्स का भी नहीं। मगर थैंकफुली ये सिर्फ हिस्ट्री में एक बार हुआ, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर तुम फिलहाल ठीक लग रही हो, तुम्हारे कैसा चल रहा है सीक्रेट स्टोन खाना? जो सुनकर आइरिस भी कहती है सीक्रेट स्टोन, हाँ लुसिलिन ने मुझे काफी सारा दिया था, मगर मुझे नहीं पता ये कैसे खाते हैं। जो सुनकर कार्नो गुस्से में आ जाता है कि इसका मतलब क्या तुमने अभी तक एक भी सीक्रेट स्टोन नहीं खाया? जो सुनकर आइरिस भी कहती है नहीं, मगर क्या होगा अगर मैंने ये नहीं खाया तो? कार्नो भी कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया है, इसे खाना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, ये अभी तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए अभी सिर्फ तुम अंदर जाओ। आइरिस भी कहते हैं अंकल कार्नो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? कार्नो भी कहते हैं मैं वहाँ पूरी तरीके से यूजलेस हूँ और तुम फैमिली हेड होना, जाओ जाकर अपने दादाजी और अपने फादर को बचाओ अपनी ग्रैंडमा से। और कमरे के अंदर ये चल रहा था जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है आइरिस इटम ने हाइपेरिस के करतूतों को सभी के सामने ले आई, जिसके लिए इसको किडनैप होकर कैद रहना पड़ा, मगर मेरे के लिए ये बाहर आ गई इससे। और इस छोटे से बच्चे को फैमिली हेड बनाएगा, ये बहुत अजीब है। मगर जब ये सब कुछ हो रहा था इसके गार्ड कहाँ थे? और आर्नो इटम तुम्हें ड्यूक होने के बाद भी चोरी करने के लिए हाइपेरिस के कमरे में घुसे, शुक्र है कि तुम पकड़े नहीं गए, वरना ये इंसिडेंट हमारी इटम फैमिली के लिए जनरेशन तक एक श्रमदायक इंसिडेंट होता। और मैंने ये पहले भी कहा है कि तुम्हें ड्रैगन के साथ जुड़ चुके हो, तुम्हें जितना हो सके उतना सेफ रहना होगा, जिसलिए तुम्हारा सेफ्टी सीधे ड्रैगन के माइंड को इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर तुम्हें खुश हो गए तो ये अपना अच्छा ही खो डालेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे एक फॉलन ड्रैगन बने? मगर उसी वक्त कमरे में हायरिस चली जाती है जो कहती है एक्सक्यूज मी ग्रैंडमा, मुझे माफ करना बीच में ऐसे बोलने के लिए, मगर क्या आप प्लीज मेरे डैड को मारना बंद कर सकते हो? उसके चेहरे से खून निकल रहा है। जो देखकर ग्रैंडमा भी कहती तो तुम ही हो इस फैमिली की छोटी सी खुशी, द ड्रैगन या कह सकते हो द फैमिली हेड। और हंसते हुए कहते हैं मैं इसे मारने रहा हूँ, मैं इसे डिसिप्लिन कर रहा हूँ। और इसका चेहरा इतना नरम है कि हल्का सा टच करते ही खून निकलने लगा। आइरिस से कहते फिर भी ये बहुत हुआ, आपको लगता नहीं सिर्फ इनके ऊपर चिल्लाने से पहले इनके तरफ की बातें भी सुनना चाहिए आपको? जो सुन के ग्रैंडमा भी कहती है लगता है तुम्हें अपने डैड से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, ये आजकल बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। और क्या तुम्हारे डैड भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं? जो सुनकर आइरिस भी हमें जवाब देती है कि वो हर सुबह मेरे हालचाल जानने के लिए आते हैं। जो सुनकर ग्रैंडमा भी कहती है ये सभी पेरेंट्स ही करते हैं। आइरिस भी कहती है जब मैं 5 सालों के लिए सोई थी मेरे डैड भी मेरे साथ थे। ग्रैंडमा भी कहती है ये हर कोई करना चाहेगा अगर उसको मौका मिले ड्रैगन के साथ जुड़ना, यानी पूरी दुनिया को हासिल करना। आइरिस भी कहती है मगर इन्होंने मुझे अपने फैमिली की पोजीशन को भी सौंपा है। ग्रैंडमा भी कहती है हाँ ये बहुत ही अजीब है, पूरे फैमिली अपने कामों को एक छोटी सी बच्ची के ऊपर सौंपना। आइरिस भी कहते हैं मगर इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई भी काम नहीं करना है। ग्रैंडमा भी कहती है इसका मतलब क्या तुम इनके हाथ के कठपुतली हो? उससे वक्त आइरिस को अपनी असली ग्रैंडमा के बारे में याद आती है, जो कहती है कितनी फत्तर हो, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? इसके भाई भी कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि इसमें फंस गई, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम हमें से नहीं हो, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती। और इसी इमोशन में आइरिस बहुत ही गुस्से में कहती है डैड ने कहा कि मैं इस फैमिली से हूँ और मैं यहाँ पर बिलोंग करती हूँ, और ये कह के अपनी एनर्जी रिलीज करती है जो ग्रैंडमा को इफेक्ट कर रही थी। और ग्रैंडमा भी कहती है ये एनर्जी क्या ये फॉलन ड्रैगन में बदल रही है? उसी वक्त आइरिस फिर से कहती है आपको मेरे डैड को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था, ऐसी चीजों को इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। और होता भी ऐसा ही है, धीरे धीरे ग्रैंडमा का बॉडी डिसअपियर होने लगता है, जो देखकर आर्नो भी घबरा जाता है। और पीछे से ड्यूक जो मरा पड़ा था एकदम से उठ जाता है कि जानी मन तुम्हें ये क्या हो गया? आर्नो जल्दी से आइरिस को रुको। उससे वक्त आर्नो भी कहता है आइरिस शांत हो जाओ, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि ग्रैंडमा ने डैड को चोट पहुंचाया? और आइरिस भी हमें जवाब देती है कि ग्रैंडमा डैड को परेशान करती है और ऐसे कहती है कि डैड और मैं फैमिली नहीं है। आर्नो भी कहता है ऐसा है, मगर मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ग्रैंडमा को चोट नहीं पहुंचाएगी। जो सुनकर आइरिस भी कहती है मगर क्यों?
आर्नो भी कहता है क्योंकि अगर तुमने ग्रैंडमा को चोट पहुंचाई तो तुम जेल में जाओगे, फिर हम नहीं मिल सकते। मैंने सही कहा ना? जो सुनकर ये दोनों हैरान, और ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने मर रही है, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, लगता है मैंने तुम्हारे परवरिश में किसी तरीके का गलती किया है। दूसरी तरफ आर्नो कह जा रहा था कि मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें किसी को गायब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे डैड पूरा कर देंगे, तुम सिर्फ शांत हो जाओ। जो सुनकर आइरिस भी शांत होती है और कहती है मैं समझ गई, और ग्रैंडमा को पहले जैसे कर देती है, और ग्रैंडमा भी इस बात को रियलाइज करती है। और ये सब करके आइरिस बेहोश हो जाती है, और ड्यूक भी कहता है जाने मन तुम ठीक हो चुकी हो, फिर से ऐसा मत करना। उससे वो ग्रैंडमा कहती है आर्नो फिलहाल के लिए तुम आइरिस को इस आदमी को संभालने दो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, ये बच्चे हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। उससे वो आइरिस को ऐसा लगता है कि ये पानी में डूब रही है, ये सांस नहीं ले सकती, मगर उससे वो नोटिस करती है कि इसे सुनकर ग्रैंडमा आगे बढ़ रही थी। जो देखकर आइरिस बार बार कहे जा रही थी कि ग्रैंडमा प्लीज मदद कीजिए, मैं डूब रही हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही डिस्गस्टिंग लुक के साथ पीछे मुड़ के देखती है, जो देखकर आइरिस घबरा जाती है, और इसी के साथ आइरिस जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। जो देखकर दिलजी भी कहती है माफ करना, लगता है मेरे आवाज की वजह से इतने सुबह आपको उठना पड़ा। जो सुनकर आइरिस भी कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपने सपने से उठी हूँ, और पूछती है दिलजी मुझे कल का कुछ भी याद नहीं, ग्रैंडमा से मिलने के बाद क्या तुम्हें कुछ भी मालूम है? जो सुनकर दिलजी भी कांपती हुई कहती है नहीं, मैंने लॉर्ड आर्नो से कुछ भी नहीं सुना, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? आइरिस भी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। दिलजी भी कहती है वो आपसे मिलने के लिए गेस्ट आए हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा कि आपके उठते ही ये कहने के लिए। जो सुनकर आइरिस भी कहती है गेस्ट, और बाहर जाकर देखते हैं तो बहुत सारा सीक्रेट स्टोन लेकर लुसियन आया था, जो कहता है मास्टर मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, ये देखो मैंने बहुत सारे सीक्रेट स्टोन लाया हूँ आपके 1 महीने के खाने के लिए, और प्रीवियस हाइपरिस के जाने के बाद बिना किसी परेशानी से मैं इतना सारा बना पाया सिर्फ आपके लिए। आइरिस से कहती है शुक्रिया ये सब लाने के लिए, मगर मुझे नहीं पता ये सब कैसे खाते हैं। लुसियन भी कहते हैं हाँ मुझे पता है, और जब आप 5 सालों के लिए सोए थे आप अनकॉन्शियसली ये सब कुछ ऑब्जर्व किए जा रहे थे, और अभी दूसरा ड्रैगन में नहीं है आपको सिखाने के लिए, मगर मैंने रिसर्च किया है कि ड्रैगन ये निकल सकते हैं और आप चबा के भी खा सकती हो इसे। इसलिए एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर आइरिस को ऑफर करती है खाने के लिए, और आइरिस के चबाते इसका दांत टूटकर सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। और लुसियन भी रोने लगता है कि मास्टर मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी होगा। उससे वह आइरिस उठ जाती है कि इसे खाने का कोई भी रूल नहीं है, तो इसको हम चाय में पिघला के भी खा सकते हैं। जो सुनकर लुसियन भी कुछ देर में ये चाय में पिघला के लाता है, और आइरिस पीते ही लुसियन पूछते ये कैसा है, मगर अंदर से आइरिस का हालत खराब हो चुका था कि ये टेस्टलेस और बहुत ही बुरा है, जिस वजह से आइरिस उदास हो जाती है कि मैं इसे चबा नहीं सकती, और इसे उबल के खाना भी सही नहीं लगता। उससे वक्त लुसियन कहता है मास्टर आप अपना एबिलिटी यूज क्यों नहीं करते सीक्रेट स्टोन को खाने में बदलना। जो सुनकर आइरिस भी उठ जाती है कि मुझे नहीं पता ये काम करेगा, मगर मैं ये ट्राई कर सकती हूँ। और इसके बाद आइरिस विश मांगती है कि सीक्रेट स्टोन टेस्टी खाने में बदलना, मगर सीक्रेट स्टोन का जो एबिलिटी है वो खाने में ही रहे, और होता भी वैसा ही है। इनमें से गोल्डन लाइट चमकता है और सभी सीक्रेट स्टोन डिजाइन में बदल जाते हैं, जो देखकर आइरिस भी बहुत ही खुश हो जाती है कि सच में ये डिजाइन में बदल गए। इसके बाद आइरिस इसे टेस्ट करती है, मगर पीछे से लुसियन भी पूछता है कि ये कैसा है, मगर आइरिस खाने में खो जाती है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैजिक से बना हुआ इतना टेस्टी हो सकते हैं। इसे आइरिस लुसियन को भी ऑफर करता है, मगर लुसियन खाने से मना करता है कि मास्टर मैं आपके सीक्रेट स्टोन नहीं खा सकता। जो सुनकर आइरिस भी जिद करती है सिर्फ एक खाने से कुछ भी नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, जिस वजह से लुसियन को भी हार मान के इसे खाना पड़ता है। और इसे खाते ही लुसियन भी कहता है हाँ मास्टर ये काफी ज्यादा ही डिलीशियस है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है मैंने कहा था ना ये लो दूसरा बोला। जो सुनकर लुसियन भी कहते नहीं मास्टर ये मेरे लिए अलाउ नहीं है। इसके बाद शाम के समय जाने से पहले लुसियन कहता है मास्टर आपके साथ मेरा दिन काफी अच्छे से गुजरा है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं फिर से वापस आना चाहूंगा। आइरिस भी कहती है जब मन करे चले आना, और टेम्पल के साथ जो भी हो उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे वजह से टेम्पल अभी बहुत ही बुरे हालातों में है, मुझे नहीं पता था हाइब्रिड भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और टेम्पल तो तुम्हारा घर जैसा है जहाँ पर तुम बड़े हुए हो। लुसियन भी कहता है मास्टर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सच बताऊं तो ये काफी रिफ्रेशिंग है मेरे लिए, जिसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इस कॉर्पोरेट टेम्पल को सुधारने के लिए, और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो आप हो मास्टर, ना ही ये सब कुछ। और यहाँ से ही मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।